विक्रमादित्य जी हार रहे हैं। दिल खोल करके बात करिएगा कि क्या अगर मौका मिलता है तो हॉली लॉज से सीएम हो सकता है हिमाचल प्रदेश के लिए? कि अल्टीमेटली जो निर्णय लेना है प्रदेश में, जो अगला नेतृत्व होना है, वो हमारा विधायक दल लेगा। जो हमारे विधायक नए चुनकर आएंगे वो ये निर्णय लेंगे कि अगला हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। वो उसका हम सम्मान करेंगे। अगर ऐसा कोई मौका उनको मिलता है तो निश्चित तौर से वो आगे बढ़ेंगी और प्रदेश के लोगों को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगी। इसका मैं पूरा जो है वो विश्वास रखता हूँ। ये दिल्ली में हो क्या रहा है आखिरकार? क्या लॉबिंग की जा रही है या किस तरह का, मतलब क्या है ये, आप क्या कहना चाहेंगे? मगर जहाँ तक अभी वर्तमान की बात है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जैसा मैंने कहा, सबका अपना अधिकार है और इसको किसी और परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं। लॉबिंग नहीं है मतलब आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सब अपने अपने अधिकार है, सब अपनी बात रखते हैं, सब हमारा परिवार है। तो ये कोई इसको किसी लॉबिंग के रूप से नहीं देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैक्सिमम हार जाएंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, मुख्यमंत्री जी कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, कोई राजनीतिक पंडित तो है नहीं। उनको अपने विधायकों की और अपने मंत्रियों की चिंता करनी चाहिए। हमारे नेताओं की चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। हम जीत कर आएंगे, सब जीत कर आएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री आने वाले समय में प्रदेश के अंदर बनेगा। मगर जिस तरीके से धूमल साहब और उनकी पूरे काडर को भाजपा ने इस बारी, जो उनका वर्तमान नेतृत्व प्रदेश में है, उन्होंने नज़रअंदाज किया, उसका खामियाजा भाजपा को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्ध करी है कि हमने 100 करोड़ के विकास कार्य किए हैं। तो जनता से हमने जो समर्थन मांगा है वो विकास के नाम पे मांगा है और मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ, पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम शिमला ग्रामीण को जीतेंगे ही नहीं मगर निर्णायक तरीके से जीतेंगे और पूरे प्रदेश में भी एक कांग्रेस पार्टी की लहर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बनेगी। ये चीज़ भी मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, मेरे अंदर कोई ऐसी कोई महत्वाकांक्षा या ऐसी कोई लालसा किसी पद के लिए नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कई अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि हमारे परिवार ने बहुत सत्ता देखी है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों चुनाव हुए हैं और बेहद ही इंटरेस्टिंग ये चुनाव रहे हैं और महज 2-4 दिनों के अंदर रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता को मालूमात हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, कौन अगले 5 साल हिमाचल प्रदेश को चलाएगा, क्या कुछ पूरी चीज़ें रहेंगी। इस पर हमारे साथ शिमला ग्रामीण के युवा नेता, युवा विधायक, दूसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार ये मैदान में उतरे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर इन्हें कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न जगहों पर भेजा गया था। विक्रमादित्य सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। एक बार आपका टेन्योर विधायकी का पूरा हो चुका है, दूसरी बार आपने यहाँ पर, हम कह सकते हैं, चुनाव लड़ा है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे से जोड़ना चाहूँगा। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की अगर हम बात करें तो पिछली बार जब आप चुनावी मैदान में उतरे थे तो उनका पूरा पूरा हाथ आप पर था। इस बार आप पर जिम्मेदारी भी बड़ी थी, स्टार प्रचारक भी बनाया गया था। तो क्या उनकी एब्सेंस, कमी आपको खली, कोई उनकी याद आई चुनावों के दौरान या कोई सीख? नहीं, निश्चित तौर से एक बेटे के रूप में अपने पिता की याद ना आए ऐसा नहीं हो सकता है और उनकी जो कमी है वो केवल मुझे ही नहीं मगर हिमाचल प्रदेश के सब लोगों को जो है वो खली है और उनकी कमी मैं समझता हूँ कि कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है क्योंकि लोग उन्हें केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखते थे मगर उन्हें एक दिलों के राजा के रूप में देखा जाता था। और जिस तरीके से उनका एक 60 साल का राजनीतिक सफ़र रहा जिसमें वो कभी हारे नहीं, तो निश्चित तौर से उन्होंने एक छाप जो है वो लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के दिमाग में और दिल में छोड़ी है और उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। मगर तब भी उनकी कमी में हमने इन चुनावों को लड़ा। उनके द्वारा जो अभूतपूर्व विकास कार्य हमारे क्षेत्र में करवाए गए हैं, पूरे प्रदेश में करवाए गए हैं, शिमला ग्रामीण में भी करीबन 1500 करोड़ के विकास कार्य उनके कार्यकाल में करवाए गए हैं, उनको हमने लोगों के बीच में बुलाया और साथ ही साथ अपना विज़न भी एक आने वाले समय के लिए लोगों के बीच में रखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मंडी संसदीय क्षेत्र का भी जब उपचुनाव हुआ था उस समय भी वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं थे मगर हमने उस चुनाव को भी जीता। हालांकि बहुत से क्षेत्रवाद के नारे दिए गए, मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया कि मंडी मेरी है, मेरी रहेगी, मगर उसके बावजूद हम जीते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन चुनावों को भी हम एक सकारात्मक तरीके से जीतेंगे और आने वाले समय में जिस तरीके से वीरभद्र सिंह जी
हिमाचल के अंदर अभूतपूर्व विकास कार्य करवाते थे, उसी वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को हमारी सरकार 8 दिसंबर के बाद आगे ले जाने का कार्य करेगी। विक्रमादित्य जी, आज हम दिल खोल करके बातें करेंगे और थोड़े चटपटे प्रश्न भी होंगे, थोड़े तीखे प्रश्न भी होंगे। अच्छा, ये बताइए, चुनावों का ये चुनाव हुए उसके बाद इतना लंबा टाइम स्पैन ये रहा है, आप पढ़े भी हैं, तो क्या जो स्कूल के रिजल्ट्स होते थे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे या जो ये चुनावों की धुकधुकी इस समय पर लगी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग? नहीं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं उस समय जो एग्जामिनेशन रिजल्ट्स होते हैं। मगर मैं तो ये सोचता हूँ कि दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो 1 साल पूरे साल जो है वो मटर गश्ती करते हैं और 5 के आखिरी के 1 महीने में जाकर जो है क्रैश कोर्स करते हैं। उनको धुकधुकी लगती है। मगर जो स्टूडेंट या जो नेता 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहे, या लगातार जो स्टूडेंट्स 1 साल तक अपने जो है एजुकेशन को प्राप्त करता रहे, पढ़ता रहे, उनको धुकधुकी का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए हमने लगातार 5 साल लोगों के बीच में रहे, लोगों का काम किया, लोगों की आवाज़ को उठाया। विपक्ष में भी मैं था पिछले 5 साल, मगर उसके बावजूद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हमने आंकड़ों सहित ये बात सिद्ध करी है कि हमने 100 करोड़ के विकास कार्य किए हैं। तो जनता से हमने जो समर्थन मांगा है वो विकास के नाम पे मांगा है और मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ, पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम शिमला ग्रामीण को जीतेंगे नहीं मगर निर्णायक तरीके से जीतेंगे। और पूरे प्रदेश में भी एक कांग्रेस पार्टी की लहर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बनेगी। ये चीज़ भी मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। विक्रमादित्य जी, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल की अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कहना है कि 8 तारीख को कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। कहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है? क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी बात करें, वो कह रहे हैं कि हम इतिहास बना देंगे, इस बार हमारी सरकार आएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, धूमल साहब का तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ और उन्होंने जो बयान दिया है वो उन्होंने किस परिस्थिति में दिया है वो मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं। अगर उनको फ्री कमांड दी होती या अगर उनको पार्टी ने, भाजपा ने अगर उनको वो मान सम्मान दिया होता तो चुनावों के परिणाम कुछ और होते हैं। मगर जिस तरीके से धूमल साहब और उनकी पूरे काडर को भाजपा ने इस बारी जो उनका वर्तमान नेतृत्व प्रदेश में है उन्होंने नज़रअंदाज किया, उसका खामियाजा भाजपा को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी जब पीछे लोकसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 3 विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी इस तरीके से ही कॉन्फिडेंट थे। परिणाम आपके सामने है, मेरे सामने है। इसलिए हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। जो हमको फीडबैक लोगों से मिला है उसके बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं कि हम एक पूर्ण बहुमत की सरकार 8 दिसंबर को बनाने जा रहे हैं। बेशक स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अभी जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक राजा गुट कह सकते हैं, एक गैर राजा गुट कह सकते हैं, उभर करके ऐसा आ रहा है। आप कैसे इन गुटों को यहाँ पर देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं जहाँ से देखता हूँ कि कोई गुट कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये निश्चित तौर से है कि थोड़ी सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और एक लोकतांत्रिक पार्टी में सबके विचार अलग होने भी चाहिए और वही एक स्वस्थ परंपरा का जो है, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का एक जो है उस चीज़ को दर्शाता भी है। मगर जहाँ तक गुट की बात है, एक ही गुट है, वो कांग्रेस पार्टी है और हम सब जो है हमारा एक ही एजेंडा है। श्रीमती प्रतिभा सिंह प्रदेश की अध्यक्ष थी, उनके नेतृत्व में चुनाव प्रदेश में लड़े गए, साथ में सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ ये चुनाव लड़े गए और हम मिलकर, हमारा एजेंडा है कि हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। उसके लिए सब ने इसमें काम किया, अपने अपने क्षेत्र में जहां उनको जिम्मेवारी दी गई उन्होंने कार्य किया। अब जब परिणाम निकल कर आएंगे उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा कि प्रदेश में किस तरीके से हमने आगे प्रदेश की दशा और दिशा को आगे लेकर जाना है। मगर जहाँ तक वर्तमान समय की बात है, हम सब एक है और हमारा एक ही एजेंडा था कि हमने सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनानी है। देखिए, यहाँ पर जनता का भी ये कह सकते हैं कि वे जानना चाह रही है कि आखिरकार हॉली लॉज का अब क्या स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आश्वस्त दिख रही है अपनी जीत को लेकर के। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, जनता भी यहाँ पर जानना चाह रही है कि क्या हॉली लॉज से हिमाचल प्रदेश को सीएम मिल सकता है। क्योंकि अगर इस पर थोड़े दिन पहले बात हम करें तो कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह जी ने भी हल्का सा कहा था कि भाई लोगों की संवेदनाएं हॉली लॉज के साथ जुड़ी हुई है और ये अध्याय यहीं पर ख़त्म नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। दिल खोल करके बात करिएगा कि क्या
अगर मौका मिलता है तो हॉली लॉज से सीएम हो सकता है हिमाचल प्रदेश के लिए? देखिए, जहाँ तक हॉली लॉज के अस्तित्व की बात है, राजनीतिक अस्तित्व की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 60 साल से लगातार हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु जो है वो हॉली लॉज रहा है और लोगों का एक आस्था का प्रतीक है। और हमारे घर के दरवाजे हमेशा, चाहे विपरीत परिस्थिति है, अच्छे दिन है, बुरे दिन है, हमेशा प्रदेश के लोगों के साथ और ख़ास करके जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनके लिए हमेशा खुले रहे हैं। तो निश्चित तौर से जहाँ तक आम जन के लोगों की बात है, जो आस्था लोगों की हॉली लॉज में थी वो थी, है और हमेशा रहेगी और उसको बरकरार रखना ये हमारा प्रथम दायित्व है। आज वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, मगर तब भी वो आस्था, वो प्यार, वो मान सम्मान लोगों का हमारे घर के माध्यम से, हॉली लॉज के माध्यम से बना रहेगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिला सकता हूँ। जहाँ तक राजनीतिक अस्तित्व की बात है, इसमें भी मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जो निर्णय लेना है प्रदेश में, जो अगला नेतृत्व होना है, वो हमारा विधायक दल लेगा। जो हमारे विधायक नए चुनकर आएंगे वो ये निर्णय लेंगे कि अगला हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। निश्चित तौर से उसमें हाईकमांड भी अपना एक रोल अदा करेगा, मगर हमको एक लोकतांत्रिक प्रणाली से होकर गुजरना है और जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक दल और हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है उसको हम स्वीकार भी करेंगे और हम यही कह सकते हैं कि हम कभी किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे हैं। मतलब अगर सीएम की जिम्मेदारी, मान लीजिए प्रतिभा सिंह की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, एमपी भी है, तो अगर प्रतिभा सिंह को कहीं ऐसा इस तरह का मौका मिलता है तो वो उस मौके को ऑप्ट करेंगे यहाँ पर? नहीं, देखिए, अगर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है या अगर ऐसी कोई बात निकल कर आती है तो निश्चित तौर से लोगों को आगे ले जाने के लिए उस चीज़ को आगे ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा है कि कोई भी पद है, उस पद को हमें केवल लोगों की सेवा करने के रूप से एक जरिए के रूप से देखना है। तो हम श्रीमती प्रतिभा सिंह विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ा। सब कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, मगर उसके बावजूद जीत कर आए, पार्टी का पूरा सहयोग मिला और उसके बाद उन्होंने जो है वो उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से नियुक्त किया गया। उन्होंने कभी उस पद के लिए मांगा नहीं, कभी कोई लॉबिंग नहीं करी, कभी कोई बात नहीं करी, मगर ये उन्होंने जब देखा कि इस तरीके से पार्टी मजबूत हो सकती है तो वो निर्णय उन्होंने, हाईकमांड ने जनरल इंटरेस्ट में पार्टी को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश में लिया और उसके अच्छे परिणाम हमको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो भी जिम्मेवारी हाईकमांड और हमारा विधायक दल आने वाले समय में जिसको भी देता है वो उसका हम सम्मान करेंगे। अगर ऐसा कोई मौका उनको मिलता है तो निश्चित तौर से वो आगे बढ़ेंगी और प्रदेश के लोगों को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगी, इसका मैं पूरा जो है वो विश्वास रखता हूँ। विक्रमादित्य जी, आपने लॉबिंग की यहाँ पर बात की। आपके नेता दिल्ली आजकल बड़े चल रहे हैं और भाजपा भी, अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी इससे काफ़ी, हम कह सकते हैं, परेशान है या इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई कांग्रेसी सारे दिल्ली चले हुए हैं। कभी सुक्खू जी दिल्ली जा रहे हैं, कभी अग्निहोत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, अभी आप भारत जोड़ो यात्रा में भी होकर के आए हैं, प्रतिभा सिंह भी जो है वो दिल्ली होकर के आई हैं, कौन कौन नहीं गया, रामलाल ठाकुर जी दिल्ली होकर के गए हैं, कुलदीप राठौर जी दिल्ली पहुँचे थे, सभी, कौल सिंह ठाकुर दिल्ली पहुँचे थे। ये दिल्ली में हो क्या रहा है आखिरकार? क्या लॉबिंग की जा रही है या किस तरह के, मतलब क्या है ये, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई लॉबिंग नहीं है, क्योंकि जो हमारे अभी नए अध्यक्ष बने हैं पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और चुनावों के कुछ ही दिन पहले बने थे, तो उनसे सब लोग मिल भी नहीं पाए थे क्योंकि एकदम हमारे चुनाव घोषित हो गए और वो हालांकि यहाँ पे आए थे, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रैली भी हुई थी, मगर और लोगों से वो नहीं मिल पाए। इसलिए जब चुनावों से लोग फ्री हो गए, नेता फ्री हो गए, तो सब चाहते हैं कि अपने शीर्ष नेतृत्व से सब मिले। इसलिए वहाँ जाकर उन्होंने जो है वो उनसे, खड़गे जी से मुलाकात करी और जो हमारे वहाँ के वरिष्ठ नेता है उनसे मुलाकात करी। सभी वरिष्ठ नेताओं ने हिमाचल से गए और अपनी बात रखी कि इस तरीके का हमारा चुनावों का परिणाम रहा है, इस तरीके के रिजल्ट्स आ सकते हैं जो अनुमानित है, उसके बारे में चर्चा हुई। और जहाँ तक भारत जोड़ो अभियान की बात है, क्योंकि प्रतिभा सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष है, तो निश्चित तौर से ये संदेश देना भी बहुत ज़रूरी था कि हिमाचल के लोग, हिमाचल की कांग्रेस पार्टी का परिवार जो है वो राहुल गांधी जी के साथ इस पदयात्रा में सम्मिलित है। इसलिए एक सिंबॉलिक तरीके से अपनी प्रेजेंस को उपस्थित करवाने के लिए वो जो है वो उज्जैन में गई थी और मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला। राहुल जी ने हिमाचल के बारे में
मैं चुनावों के बारे में भी जो हमने उनसे इस बारे में चर्चा करी और वो भी काफ़ी खुश थे कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, तो अच्छी बात है। अपने परिवार है हमारा, उनसे मिलना चाहिए, समय समय पर अपनी बात रखनी चाहिए और एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। कोई कमी पेशी भी रहेगी उसके बारे में भी बात रखनी चाहिए, तभी जाकर हम उन चीज़ों को आगे आने वाले समय में ठीक कर सकते हैं। मगर जहाँ तक अभी वर्तमान की बात है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जैसा मैंने कहा, सबका अपना अधिकार है और इसको किसी और परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं। लॉबिंग नहीं है मतलब, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सब अपने अपने अधिकार है, सब अपनी बात रखते, सब हमारा परिवार है, तो ये कोई इसको किसी लॉबिंग के रूप से नहीं देखना चाहिए। विक्रमादित्य जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें, अभी उनका बयान आया है कि कम से कम 10 सीएम के जो है वो दावेदार कांग्रेस में आ जाएंगे और 10 में से मैक्सिमम जो है वो हार भी जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी ने सीएम के नाम पर वोट लेने की कोशिश की है, ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि भाई मैं सीएम बन रहा हूँ, मुझे वोट करिए। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये तो जयराम जी की राजनीतिक मजबूरी है कि उनको हमारी नेताओं की कटाक्ष करनी है, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। मगर हमारा सब नेतृत्व मजबूत है, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता है ठाकुर कौल सिंह जी है, मुकेश अग्निहोत्री जी है, हर्षवर्धन जी है, और भी जितने वरिष्ठ नेता है, सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में व्यस्त है। सब ने अपना अच्छा कार्य किया है, प्रदेश में भी बहुत से लोग गए हैं। अब जो परिणाम आएंगे वो तो आठ आपको लगता है क्या, जैसे सीएम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैक्सिमम हार जाएंगे, आपको क्या लगता है? ये मुख्यमंत्री जी कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, कोई राजनीतिक पंडित तो है नहीं। उनको अपने विधायकों की और अपने मंत्रियों की चिंता करनी चाहिए, हमारे नेताओं की चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। हम जीत कर आएंगे, सब जीत कर आएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री आने वाले समय में प्रदेश के अंदर बनेगा। एक फोटो वाला ट्रेंड चला है सोशल मीडिया की, अगर हम बात करें तो तुरंत फोटो क्लिक और सब जगह वायरल हो जाता है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके साथ विभिन्न जगहों पर अलग अलग फोटोज जो है वो वायरल हो रहे हैं। क्या संदेश जा रहा है प्रदेश की जनता को इससे कि कौन किसके साथ है, या क्या 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 पूरी बात है? इसको लेकर आप क्या किस तरह से देखते हैं ये फोटो वाला ट्रेंड जो चला है आजकल? नहीं, स्वाभाविक है, कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से कोई बात हो रही है, या कोई किसी के साथ अपनी चुनावों की मतगणना के लिए जा रहा है, तो वो तो एक स्वाभाविक चर्चाएं होती है। मगर इसको और किसी नज़रिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी फ़ोटो खिंचवाकर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। कोई जबरन किसी को पकड़कर कोई फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल दे और उससे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, ये तो बचकानी हरकतें होती हैं। तो इससे इसका कोई भी, मैं समझता हूँ, कोई वैल्यू पॉलिटिकल सर्कल्स में नहीं है। ये तो केवल एक मीडिया की उपज है कि इस तरीके की लॉबिंग हो रही है या इस तरीके की चीज़ें हो रही है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि किस तरीके से हमको प्रदेश को आगे लेकर जाना है। और हाईकमांड भी जब चुनाव होंगे और इसका जो है आने वाले समय में नेतृत्व की बात होगी, तो फार रीचिंग एक चीज़ पे थोड़ी नेतृत्व तय होता है। आपको ये देखना है कि भविष्य में हमारे 2024 के चुनाव केवल 1.5 साल के बाद हमको लोकसभा फेस करनी है, फिर से 27 है। हमको भी जो हमने रिपीट, इनका जो इन्होंने कहा था कि हम रिपीट करेंगे उसको तोड़ेंगे। हमको भी अगली बारी की जो अपनी सरकार चलानी है वो केवल 5 साल के लिए नहीं चलानी है, एक लंबे समय के लिए चलानी है। तो उस नेतृत्व को देखने की आवश्यकता है, प्रदेश को किस डायरेक्शन में ले जाने की आवश्यकता है। और बहुत से जो और कॉम्बिनेशन, रीजनल कॉम्बिनेशन होते हैं, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए विधायक दल और पार्टी हाईकमांड उसका निर्णय लेगी। तो ये तो केवल एक मीडिया की उपज है जिसकी कोई भी, मैं समझता हूँ, धरातल पे इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। विक्रमादित्य जी, आप युवा नेता है और अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, शिमला ग्रामीण की, भाजपा कह रही है कि विक्रमादित्य जी हार रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, वो तो समय ही बताएगा। 8 दिसंबर अब बहुत दूर नहीं है। देखे होंगे सर्वे निकाले हैं अलग अलग, आपका पास भी आया होगा वो फलां का सर्वे, एग्जिट पोल अलग अलग जो वायरल हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? नहीं, मुझे अपने जनता पे, अपने परिवार पे, शिमला ग्रामीण के लोगों पे पूरा विश्वास है। और मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि हम यहाँ पे जीतेंगे ही नहीं, मगर निर्णायक तरीके से जीतेंगे। वो इसका पूरा जवाब भारतीय जनता पार्टी को 8 दिसंबर को मिल जाएगा। चलिए, आप जीत की बात कर रहे हैं तो दूसरी बार आप विधायक बनेंगे और स्टार प्रचारक भी आपको बनाया गया था, इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब अच्छा हाथ हम कह सकते हैं केंद्र से हाईकमान का आपके ऊपर है। तो क्या आपको लगता है, या आपको इस तरह की कोई जिम्मेदारी, कोई मंत्री पद या कुछ ऐसा, कुछ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, शूटिंग में भी आप बढ़िया रहे हैं, तो
अगर मिलता है तो ऑप्ट करेंगे इसको? किस तरह से देखते हैं इस पूरी चीज़ को? देखिए, मेरे अंदर कोई ऐसी कोई महत्वाकांक्षा या ऐसी कोई लालसा किसी पद के लिए नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कई अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि हमारे परिवार ने बहुत सत्ता देखी है और 30 साल तक लगभग प्रदेश की राजनीति को चलाया है। इसलिए मैं किसी पद के पीछे भागूं या मैं ये कहूं कि मुझे ये बना दो वो बना दो, ये मेरे खून में नहीं है। मैं केवल जनता की सेवा करने में विश्वास रखता हूं, लोगों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाने में विश्वास रखता हूं और हमने हमेशा एक मोटो रहा है कि हमने सही का समर्थन और गलत का विरोध किया है। सकारात्मक मुद्दों पे हमने भाजपा की सरकार का भी समर्थन किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड ये बात मैंने कही है और ये आपने देखी भी होगी। जहाँ तक भविष्य की बात है, जैसा मैंने कहा कि जो भी जिम्मेवारी पार्टी हमको देती है, उन्होंने मुझे प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, मैं चुनकर आया। पूरे प्रदेश का मैंने 5 साल का युवा कांग्रेस का नेतृत्व किया। उसके बाद मुझे सबसे युवा प्रत्याशी के रूप से उतारा गया। 28 साल की उम्र में मैं विधायक बना और 5 साल हमने लगातार अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाया। पूरे प्रदेश के अलग अलग कर्मचारी है या हमारे लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठाया। तो आगे भी जो भी जिम्मेवारी पार्टी देती है, हाईकमांड देती है और हमारा शीर्ष नेतृत्व देता है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, देंगे, उसका भी स्वागत करेंगे। अगर नहीं देंगे तो उसका भी मुझे कोई मुझे दुख नहीं है। हम मिलकर आगे चलेंगे और प्रदेश को आगे ले जाने में अपना जो भी मेरे से हो सकेगा एक सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। पद की लालसा आपको नहीं है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अभी इस तरह का सिनेरियो चल रहा है कि शायद कांग्रेस में ये जो सियासी पंडित होते हैं उनका ही ये कह सकते हैं अंदाज़ा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके साथ 2 कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बनाया जाए, डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, यहाँ पर इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं, तो अगर 2 डेप्यूटी सीएम यहाँ पर बनते हैं तो क्या खर्चा बढ़ नहीं जाएगा या इस तरह की चीज़ें हेजलनेस क्रिएट नहीं हो जाएगी? क्या कहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है और जो मेरे पिताजी भी अक्सर कहा करते थे कि हिमाचल एक छोटा राज्य है। पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मांगें उठी थी, मगर उन्होंने हमेशा इस चीज़ को सिरे से खारिज ही नहीं किया, मगर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पुनर्विराम भी लगाया। और उन्होंने हमेशा ये कहा कि हिमाचल एक बहुत छोटा राज्य है और यहाँ पर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने का कोई औचित्य नहीं है। बड़े राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर हो सकता है, मगर हिमाचल जैसे राज्य में आप मुख्यमंत्री के पद को डाइल्यूट कर रहे हैं अगर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बना रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं के सोच पर आगे चल रहा हूं और अगर ऐसा जहां तक अगर इस तरह की कोई चर्चा विधायक दल में होती है तो निश्चित तौर से हम नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद लाया जाए, ताकि उससे जो है एक अनवारंटेड एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेट एक्सचेकर पर होगा। और हम वैसे भी करीबन 75,000 करोड़ रुपए के ऋण में प्रदेश सरकार है और हमने अपनी सरकार के चुनावों में कांग्रेस ने ये कहा है कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, खर्चे कम करेंगे। तो निश्चित तौर से उस चीज़ को हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है और उसके लिए जो भी प्रोग्रेसिव मेजर्स हमको आने वाले समय में लेने पड़ेंगे उसको हम लेंगे, क्योंकि हमको हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना है और उसमें जो भी अभी हमारे जो फिस्कल डेफिसिट प्रदेश के अंदर है उसको कम करना हम सबका कलेक्टिव एफर्ट और दायित्व बनता है। विक्रमादित्य जी, आपने तो कहा कि आप तो ऐसे कोई पद की महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें हम तो बड़े ऐसे लोग हैं जो महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और आप जैसे डिप्टी सीएम का कह रहे हैं कि शायद नहीं होना चाहिए इस तरह से, तो कैसे उनकी महत्वाकांक्षाओं को शांत किया जाएगा? कैसे सभी एक छत्र के नीचे आएंगे? पहले वीरभद्र सिंह जी जब हुआ करते थे तो एक छत्र राज होता था और कह दिया तो कह दिया और वो सब मान भी लेते थे। अब तो कई हम कह सकते हैं पॉइंट्स निकल करके आए हैं। कैसे महत्वाकांक्षाओं को शांत किया जाएगा? देखिए, ये तो हाईकमांड का निर्णय होगा कि किस तरीके से महत्वाकांक्षाओं को शांत करना है, मगर मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारे लिए हमारा एक ही सोच होनी चाहिए कि पद महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ को समझने की भी आवश्यकता है और अगर हम किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं तो वो उंगली वापस हमारे ऊपर ना उठे आने वाले समय में, कि इसके लिए हमको मजबूत स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। उसके लिए अगर कोई कड़वे घूंट पीने भी पड़े तो मुझे लगता है कि हमको उनको पीने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वी शुड बी सीन एज अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर द टाइम्स टू कम। अगर हम वही चीज़ करेंगे जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तो हमारे में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए हमें अपने निजी
हितों को और निजी इंटरेस्ट को पीछे रखते हुए प्रदेश के हितों को आगे रखना है, तभी जाकर हम सही रूप से प्रदेश की लोगों की महत्वाकांक्षाओं पे खरे उतर सकते हैं, मेरा ये मानना है। कड़वे घूंट की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक रहा इन चुनावों में, तो कई ऐसे आपके सीनियर लीडर्स हैं जिनको टिकट मिला है, भरमौरी जी है, बड़े सीनियर लीडर्स है, चंद्र कुमार जी है, और भी कई है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो 11-12 जो मंत्री बनते हैं, तो क्या वो सभी सीनियर्स के साथ भर दिए जाएंगे, या वहाँ पर भी कड़वे घूंट लगाने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, युवाओं को मौका दिया जाएगा। नए नेतृत्व की बात की जा रही है कि नया नेतृत्व है, नई सोच के साथ कांग्रेस आएगी, 10 गारंटियों की बात की जा रही है। वो पुराना जो एक हम कह सकते हैं इतना बड़ा स्ट्रेचर है उन लोगों का, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? कड़वा घूंट नहीं, देखिए इसमें भी ये निर्णय तो हाईकमांड ने लेना है कि किसको उन्होंने एडजस्ट करना है, किसको नहीं करना है। मगर मेरा ये मानना है कि हमको एक मिश्रण बनाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सीनियर्स की कोई भूमिका नहीं है, सीनियर्स का मार्गदर्शन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई हमारे वरिष्ठ नेता जिनके आपने नाम लिए हैं, चाहे ठाकुर कौल सिंह जी है, चंद्र कुमार जी है, ये सब पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकारों में वरिष्ठ पदों के ऊपर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो निश्चित तौर से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगली सरकार को मिले, वो भी बहुत आवश्यक है। मगर उसके साथ साथ एक जो है मिश्रण, वो हमारे नए खून का भी होना चाहिए, एक नए ब्लेंड का भी होना चाहिए। उसके लिए अगर हमारी सरकार बनती है तो इंडक्शन कहीं ना कहीं युवाओं का भी जो है वो कैबिनेट के अंदर होना चाहिए, ताकि एक नई सोच भी हमारे सरकार के अंदर आए, हमारे पार्टी के अंदर आए, और किस तरीके से जो युवाओं की महत्वाकांक्षाएं है खास करके, क्योंकि इस बारी युवाओं का बहुत सा जोश हमें देखने को मिला है, उनकी बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं। बेरोजगारी पे हमने बहुत बड़ा ये चुनाव लड़ा है, 14 लाख बेरोजगार है। किस तरीके से हमको आने वाले समय में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में, 680 करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में हमने बात करी है, मल्टीनेशनल्स को हिमाचल के अंदर लाने की बात करी है, आईटी जोन बनाने की बात करी है। तो इसके लिए तो हमको एक युवा व्यक्ति चाहिए होगा जो इन चीज़ों के ऊपर बात करेगा, इन चीज़ों से सोचेगा, इन चीज़ों को आगे ले जाने का प्रयास करेगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है कि हमको एक मिश्रण युवाओं का और सीनियर का बनाने की आवश्यकता है, एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, ताकि युवाओं की भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन रहे और बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी हमको मिलता रहे। ठीक है। ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को संजीवनी मिली है इस मुद्दे से, और बुनाया भी अच्छे तरीके से गया है पूरे इलेक्शंस में। पोस्टल बैलेट पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ओपीएस पर ये बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार, अगर हम जहां पर आपके जो कांग्रेस शासित राज्य है, वो भी केंद्र से लगातार गुहार लगा रहे हैं मदद की। आपको क्या लगता है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होगी, केंद्र में भाजपा की सरकार होगी, किस तरह से जो है वो यहाँ से सामंजस्य बिठाया जाएगा? क्या सिर्फ वो ऑन पेपर ही लागू हो पाएगी, या फिर वहाँ से अपना हक मांगा जाएगा कि भाई हमें हमारे वो उतने 1000 करोड़ जो है वो वापस दिए जाए? कैसे इस मुद्दे को जो है वो सुलझाया जाएगा? क्या ये सिर्फ पेपर्स तक रहेगा, या पहली कैबिनेट में जो है वो इसको साइन स्टैंप लग जाएगी और फिर आप उसके बाद कह देंगे हमने तो कर दिया है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही हमारी? देखिए, बात बहुत साफ है कि वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भाजपा की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब वाजपेयी साहब हिमाचल आए थे और उन्होंने रिज मैदान से कहा था कि वीरभद्र सिंह इज़ नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश बट ही इज़ माई पर्सनल फ्रेंड। प्रधानमंत्री ने भरे मंच से ये बात कहना, मैं समझता हूँ उसका बहुत मायने है। तो इसलिए, और उन्होंने उसके बाद करोड़ों रुपए का पैकेज जो है वो एनडीए की उस समय की सरकार ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को दिए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। तो आज मैं यही सोचता हूं कि जो भी सरकार बनेगी, जब हमारी सरकार बनेगी, जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, उनको केंद्र सरकार के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाना पड़ेगा। केवल निंदा कर कर, केवल कटाक्ष कर कर कार्य नहीं होने वाला है। अभी आपने ओपीएस की बात करी, ओपीएस एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर हमने चुनाव लड़ा है, पहली कैबिनेट मीटिंग में इसकी बहाली हमने करनी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसके लिए आने वाले समय में पैसा केंद्र सरकार से मिले, इसके लिए एक वर्किंग रिलेशनशिप हमको कंसर्न मिनिस्ट्री से भी बनाना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बनाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी को भी, हम तो वैसे बहुत छोटे हैं प्रधानमंत्री जी को कोई सलाह देने के लिए, मगर मैं यही कहूँगा कि जब वो कंस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो उनको भी
चाहे यहाँ पे भाजपा की सरकार ना भी हो भविष्य में, तब भी उनको हिमाचल के लोगों के हितों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस शासित राज्यों की मदद करनी पड़ेगी। तभी जाकर हम अपने मुद्दों को पूरा कर सकते हैं, तभी जाकर हम प्रदेश के जो लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं पे खरे उतर सकते हैं, और तभी जाकर जो हमारी लोकतांत्रिक परिभाषा है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जिसमें हमारा केंद्र और प्रदेश के अलग अलग राज्य चलते हैं, सरकारें चलती है, उसको सही तरीके से चले, उस तरीके से हमको चलाने की आवश्यकता है। तो मैं यही कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनेगी। जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है, निश्चित तौर से उस पर कटाक्ष होगी, मगर जहाँ तक विकास की बात है, जहाँ तक केंद्र के सहयोग की बात है, उसमें पूरा सहयोग हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार से हमें 2024 तक मिले, और उसमें हमारा पूरा योगदान उसके लिए रहेगा, ये मेरा मानना है। चलिए, ये आपका मानना है, लेकिन हाँ, खैर इसी में आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। अगर केंद्र मदद नहीं करता है यहाँ पर, आपके क्या एफर्ट्स रहने वाले हैं? देखिए, हम अपनी ओर से तो पूरा प्रयास करेंगे, अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्रदेश के अंदर करेंगे, चाहे हमारा एक्साइज है, चाहे माइनिंग है, चाहे टूरिज़्म है, चाहे फॉरेस्ट है, उसमें से कितना हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। मगर कुछ अधिकार तो हमारा वैसे भी रहता है, जो सेंट्रल से हमारे डेवल्यूशन ऑफ फंड्स होता है, चाहे वो 15वें वित्त आयोग के माध्यम से आता है, चाहे स्टेट को वैसे भी जो GST से या SGST से पैसा आता है, वो तो हमारा अधिकार है। मगर उसके अलावा भी हम चाहेंगे कि हम, जैसा मैंने कहा, कि केंद्र से हम और सहयोग लेने की प्रयास करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से केंद्र से पैसा लाने का प्रयास करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश की जो गाड़ी है वो एक स्मूथ तरीके से चलती रहे। मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, चुनाव से पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पिछले 6 महीने के जितने भी फैसले होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उनको रिव्यू किया जाएगा। आप युवा नेता हैं, आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसे कौन से फैसले आप बीजेपी के पलटना चाहेंगे, जो उन्होंने लिए हैं उनको आप चेंज करना चाहेंगे, और ऐसे कौन से उनके फैसले हैं जिनको आप गति देना चाहेंगे, जो ठीक रहें? देखिए, जैसा मुकेश जी ने कहा, वो एक वरिष्ठ नेता है, और निश्चित तौर से जो कुछ ऐसे फैसले जो प्रदेश हित में नहीं हैं, उनको रिव्यू करना हमारा दायित्व है। जिनके ऊपर हमने चुनाव लड़ा है, जिन मुद्दों पे की कटाक्ष करते हुए हम लोगों के बीच में गए हैं, अगर हम उन चीज़ों को रिव्यू ना करें तो हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मगर अगर कुछ ऐसे कार्य है जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस चीज़ को शुरू किया है, जैसे कि आपकी बुज़ुर्गों के लिए पेंशन शुरू करी है, या हिमकेयर योजना जो पहले भी चल रही थी उसको इन्होंने एनहांस किया है, उसको अगर उसमें और हम वृद्धि कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, वो भी हम उसको और मजबूत करेंगे। सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स है आपके, जो है ऐसी और चीज़ें हैं, आपके जो सस्ते दरों पे जो आपको राशन या तेल या ये चीज़ें दी जाती है, उस पर हम क्या और सहयोग कर सकते हैं, उसको भी करने का प्रयास करेंगे। मगर उसके साथ साथ जो गलत फैसले लिए हैं उसको रिव्यू करना, ये हमारा नैतिक दायित्व है, और उसको हम आने वाले समय में एक तरीके से, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये करना ही है, मगर इसका बाकायदा रिव्यू करवाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, और जो भी ऐसी चीज़ें पाई जाएगी जो प्रदेश के हित में नहीं है, उनको बंद किया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो विक्रमादित्य जी, आपका एक बड़ा ही, हम कह सकते हैं, पॉपुलर डायलॉग याद आता है कि पटक पटक के फेंकेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने उसको उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जो ऐसे कुछ कर्मचारी है या अध्यापक है जो RSS की शाखाएं लगाने में ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और जिन्होंने अपने स्कूलों में जिनकी कोई अटेंडेंस नहीं रही है, या जिनका कोई योगदान अपने जिस फील्ड में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वहाँ पे नहीं दिया गया है, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करना हमारा दायित्व है। और मैं उसको थोड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, तो थोड़ा हम भी युवा है, थोड़ा जोश में ज़्यादा बातें कर दी, मगर उसको हमने भी अपोलोजाइज़ किया कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का ये मतलब था कि ऐसे जो अधिकारी है जिनको सरकार तनख्वाह दे रही है, मगर काम वो केवल एक पार्टी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना ये किसी भी पार्टी का दायित्व बनता है, और हम इस चीज को आने वाले समय में करेंगे। इससे मैं आज भी उस बयान पे बिल्कुल पूरी तरीके से अटल हूं। उठकर ये सवाल भी उत्पन्न हो रहा है कि कोई MLA ही जो है वो एक मुख्यमंत्री बनेगा या बन सकेगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक MLA ही जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है? जैसे कि आपने कहा कि यदि हॉली लॉज को ये जिम्मेदारी मिलती है एज अ CM, तो डेफिनेटली यूल गो फॉर दैट। तो प्रतिभा जी MP है, हालांकि ऐसा हुआ है पहले भी, अगर हम राजा वीरभद्र सिंह जी की भी बात करें तो वो भी MP थे, फिर CM बने थे, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद बातें हैं कि विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा,
ऐसा किसी भी संविधान में नहीं लिखा है। और 2012 में जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, वो उस समय मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद थे। 2019 में वहाँ से 2009 में वहाँ से चुने गए थे और केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे। वहाँ से इस्तीफा देकर वो हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बात तो मैंने ये साफ कर देना चाहता हूँ कि विधायक दल ये निर्णय लेगा और हाईकमांड ये निर्णय लेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। मगर इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जितना अधिकार विधायक का है उतना ही अधिकार सांसद का भी है। जिसको भी हाईकमांड, जिसको भी जो है विधायक दल अपना नेता घोषित करती है, वो आगे बढ़ेगा और वो किसी भी रूप में आगे बढ़ सकता है। बाई इलेक्शन की बात है, बाई इलेक्शन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है और उसके लिए एक अलग राजनीतिक बिसात जो है आने वाले समय में वो बिछाई जा सकती है। तो ये तो केवल एक हाइपोथेटिकल बातें हैं, मीडिया क्रिएशन है, मगर पहले भी हमने ऐसे बहुत एग्जांपल्स केवल हिमाचल में नहीं और राज्यों में भी देखे हैं। और हिमाचल में भी जैसा मैंने कहा कि वीरभद्र सिंह जी सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बने और भविष्य में भी अगर ऐसा होगा तो उसके लिए भी तरीके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर है जो निकाले जा सकते हैं। आप युवा नेता है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे अब यहाँ पर रहने वाला है कि कांग्रेस पार्टी में एज ए यूथ लीडर आपसे ये बात कर रहा हूँ, एज ए यंग लीडर आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या आप यहाँ पर आगे देखते हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाया जा सकता है? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया जा सकता है? व्हाट इज़ द विजन ऑफ कांग्रेस? देखिए, मैंने तो बड़े खुलकर इन चुनावों में ये बात करी है कि हम वीरभद्र सिंह विकास मॉडल पे हिमाचल को आगे ले जाना चाहते हैं और उसमें हम केवल इतिहास के बारे में बात नहीं करते हैं कि जो उन्होंने उनकी सरकार द्वारा काम हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, वो तो हमारा फाउंडेशन है, मगर उस पर हमको एक नई इमारत आने वाले समय में खड़ी करनी है। और सक्सेसिवली लगातार जो है टेक्नोलॉजी का नया रेवोल्यूशन प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, विश्व के अंदर हो रहा है। आईटी टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ रही है, साइंस है वो आगे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसका पूरा बेनिफिट आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं को मिले और हम केवल सरकारी क्षेत्र तक ही रोज़गार को सीमित नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारा आईटी इंडस्ट्रीज़ है, आज बेंगलोर कितना बड़ा आईटी हब बन चुका है, आपका हैदराबाद कितना बड़ा आईटी हब बन चुका है, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली है, वैसी एक वैली हिमाचल के अंदर क्यों नहीं आ सकती? हिमाचल का युवा आज सबसे ज़्यादा शिक्षित है पूरे देश के अंदर, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो और कोई फील्ड है, हर फील्ड में वो आगे बढ़ रहा है। मगर उनको बाहर के राज्यों में जो है वो रोज़गार के लिए जाना पड़ रहा है, इसलिए वो प्रदेश में वापस आए। प्रदेश में हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे बुलाए। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हम हर जगह पे जाते हैं जहाँ पे भी इनोवेशंस होती है, वो चाहते हैं कि हमको एक अच्छा वातावरण चाहिए। हिमाचल से अच्छा वातावरण आपको कहाँ पे मिल सकता है? तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में चाहे टूरिज़्म सेक्टर है, उसमें भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें। जो अनटैप्ड एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार स्थानीय युवाओं को मिले। उसमें हम एक कॉम्बिनेशन हमारा IT सेक्टर का हो, टूरिज़्म सेक्टर का हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश के युवाओं को अच्छी नौकरी दिला सके। और युवा भी यही मांगता है। युवा ये नहीं चाहता कि हमको उनको मुफ्त खोरी में ये चीज़ दे, वो चीज़ दे। वो चाहता है कि हमको अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे हमको साधन मिलेंगे, वो उसमें खुश है। तो हम आने वाले समय में यही चाहेंगे कि हिमाचल आगे बढ़े, एक सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़े, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी सही उपयोग हो और प्रदेश जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। हमें आने वाले समय में, अभी तो मैं नहीं कहूँगा कि एकदम, मगर मे बी इन नेक्स्ट 20 ईयर्स हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि हमको हर चीज़ के लिए एक बेगिंग बोल के रूप में केंद्र सरकार के पास या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास या आपके वर्ल्ड बैंक के पास या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जो है पैसा मांगने ना जाना पड़े। हम इतने सशक्त हो जाए कि हम उल्टा पैसा जो है वो मार्केट में लगाए, ताकि हमारा जो इकोनॉमी है प्रदेश की वो और मजबूत आने वाले समय में हो। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। दुबई का एग्जाम्पल हमारे सामने है, सिंगापुर का एग्जाम्पल हमारे सामने है। उन चीज़ों को हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके लिए अच्छे लोग लाने की आवश्यकता है, जो हमारे IT सेक्टर से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। उनको सरकार के अंदर एडवाइजरी पोस्ट पे लाया जा सकता है और वो अच्छे हमको जो है वो अच्छे उदाहरण देकर हम प्रदेश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अंतिम प्रश्न मेरे दिमाग में एकदम से आ गया फटाक से। मुख्यमंत्री जी को आपने कुछ दिन पहले कहा था कि पूर्व हो
जाएंगे कुछ दिन बाद। ये मुख्यमंत्री जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत बोलते हैं विक्रमादित्य जी, कम बोलना चाहिए उनको, उनके पिताजी भी कम बोला करते थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, सीएम की तरफ से जो नसीहत आपको दी गई है? नहीं, हम तो उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैं तो खुले मन से मुख्यमंत्री जी का मैंने बहुत बारी अभिवादन किया है और उनको शुभकामनाएं दी है, मगर ये तो जनता का जनादेश है और हमने तो कुछ ज़्यादा नहीं कहा। हमने तो यही कहा है कि अब उनका समय पूरा हो गया है, राजनीतिक समय मुख्यमंत्री के रूप में, और प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना लिया है। उसकी मतगणना परिणाम जो है वो 8 को पूरा होगा। तो अगर उस परिस्थिति में अगर वो पूर्व होते हैं तो उनको उस चीज़ को मान लेना चाहिए, स्वीकार लेना चाहिए और एक अच्छी तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन के रूप से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा कि हमारा उनके साथ कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनको बहुत मान सम्मान करता हूँ और उनको मैं आज भी खुला न्योता है कि आप वापस कांग्रेस पार्टी में आइए। आप कांग्रेस पार्टी में आइए। वीरभद्र सिंह जी हमेशा कहते थे कि यू आर द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। तो 8 तारीख के बाद आप कांग्रेस में आइए, आपका कांग्रेस में हम स्वागत करेंगे। कितनी सीट कांग्रेस जीत रही है इस बार इन चुनावों? हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और 40 से 45 के बीच में हमारा आंकड़ा निश्चित है। और अगर बम्पर वोटिंग होती है, बम्पर समर्थन मिलता है तो वो 50 तक भी वो आंकड़ा जा सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बम्पर अगर जीत होती है तो 45 से 50 भी आंकड़ा जा सकता है। हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण के विधायक रहे हैं। इस बार भी प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा है और जीत को लेकर के आश्वस्त है कि बेहतरीन जीत होने वाली है। खैर, क्या कुछ होगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या चीज़ें होंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज हमने इनसे खुले मन से बातचीत की और इन्होंने भी खुले मन से जवाब दिए। विक्रमादित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर रिपोर्टिंग में हूं मनोज ठाकुर और इस खास स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने और विक्रांत बदन जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।